हे गाइस, आज से मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे वर्ल्ड में रिकॉर्डिनेट होता है, वो भी एक बारबेरियन के तौर पर। और वो जिस टेरिटरी के अंदर रह रहा था, वो टेरिटरी पूरे वर्ल्ड में सबसे डेंजरस टेरिटरी मानी जाती थी। उस टेरिटरी के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर रहते थे। इसी वजह से कोई ह्यूमन कभी भी वहाँ पर जाने के बारे में सोचता भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सालों के बाद उस टेरिटरी से बाहर निकलता है, नए नए लोगों से मिलता है, एडवेंचर करता है और भी काफी सारी चीजें। और हाँ, एक और बात, तुम ऐसा बोल सकते हो कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ ये वॉइस ठीक है या फिर इंट्रो के बाद मैंने जो मांगा एक्सप्लेन किया है वो कमेंट करके बता देना। तो फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड के सेंटर में व्हाइट वेस्टर्न लैंड नाम का एक प्लेस है, जहाँ पर इस दुनिया के सबसे टेरिबल मॉन्स्टर पाए जाते हैं। जैसे कि एक सरपेंट जो ग्लेशियर को डिबोबर कर सकता है, एक ग्रेबियर जो बस अपने रोर के साथ ही अर्थक्वेक ला सकता है, और एक रेड जिसके बारे में मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी के साथ किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जब एक दिन एक एम्परर यहाँ से जिंदा बाहर निकला, तब उसने सभी को बताया कि इस लैंड के ऊपर जो सबसे टेरिबल चीज है वो कोई मॉन्स्टर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं व्हाइट वेस्टर्न लैंड का सीन। यहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही थी। उसी के बगल में हम एक और पर्सन को देखते हैं जो बस अपने मैसिव पावर का यूज करते हुए एक मॉन्स्टर की बॉडी को बीच से ही तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे और आखिरी पर्सन को जो एक मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस पर्सन की पर्जेंसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसके सामने खड़ा मॉन्स्टर थर थर कांपने लगता है। फिर हम उसी पर्सन को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी के कई सारे स्प्लिट कर देता है। और जी हाँ, यही है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर कैटल। उस मॉन्स्टर को मारकर कैटल आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने खड़ा पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, इन सभी मॉन्स्टर को मारना एक बारबेरियन के लिए प्राउड की बात है। उसके इतना बोलने के बाद हम कैटल को देखते हैं जो अपने सामने खड़ी लेडी से बोलता है, मुझे बताओ आखिर मुझे कब तक इन इग्नोरेंट मॉन्स्टर के साथ रहना होगा। कैटल के बात को सुनकर वो लेडी बोलती है, आखिर इसमें इग्नोरेंट जैसी क्या बात है? क्या ये कुछ ऐसा नहीं जिसे हम काफी आसानी से खा सकते हैं? कैटल से ये बोलने के बाद हम देखते हैं वो लेडी और उसके साथ में जो दूसरा पर्सन था वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर्स को खाने लगते हैं। तभी कैटल उन दोनों से बोलता है, क्या मैं तुमसे ये नहीं कहा था अगर तुम इसे ऐसे ही खाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है? अभी तुम्हें ये बात समझाए एक हफ्ता भी नहीं हुआ लेकिन तुम वापस से इन्हें खाने लगे। कैटल के इस बात को सुनकर वो लेडी बोलती है, देखो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, हम इसे इतनी आसानी से पूरा तो नहीं कर सकते। कैटल बोलता है, ओ तुम इस बात को इससे बोल रहे हो जैसे तुमने कोई प्राउड वाला काम किया हो। कैटल के ये बोलने के साथ ही हम उस दूसरे पर्सन का सीन देखते हैं जिससे अचानक से कुछ होता है और इसी के साथ वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसे देखकर कैटल बोलता है, ग्रेट, अब तुम इससे खुद ही निपटो, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला। ये बोलकर कैटल वहां से जाने लगता है। उसके पीछे हम उसी लेडी को देखते हैं जो उस दूसरे पर्सन को जगाने के लिए उसके गाल पर लगातार चाटे लगा रही थी। और वहीं उसके पीछे कैटल जो आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं वो नहीं हूँ जो मैं बनना चाहता था। इसके बाद कैटल हमें बताता है एक फैंटेसी वर्ल्ड जिसके अंदर मैजिक भी एग्जिस्ट करता हो। ऐसी चीजों को देखने के लिए मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया और मैं निकल गया एक जर्नी के ऊपर। मैंने अर्थ के सबसे ऊंचे माउंटेन के ऊपर चढ़ाई की, मैंने प्लैनेट के एकदम सेंटर को भी रीच किया, मैं वर्ल्ड के लास्ट साउथर्न एरिया में भी गया। लेकिन हाँ, मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मैं चाहता था। रियलिटी मेरे फैंटेसी वर्ल्ड से कहीं अलग थी। मैं हर रात यही प्रे करता था कि काश मैं भी किसी फैंटेसी वर्ल्ड में जाऊं। और एक दिन मेरा प्रेयर वो सच हो गया, क्योंकि मैं पहुंच चुका था एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर। कैटल के सब बातें बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। मैं कैरेज का सीन देखते हैं जो इसी लैंड की तरफ आगे बढ़ रहा था। और जितने भी लोग इस कैरेज को गार्ड करने के लिए इसके साथ आगे बढ़ रहे थे उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही थी। तभी उनमें से एक बंदा कैप्टन के पास आकर उससे बोलता है, कैप्टन भले ही रिवार्ड बहुत ही ज्यादा है लेकिन इस वेस्टलैंड को क्रॉस करना क्या हमारे लिए सही रहेगा? जहाँ तक मुझे लगता है ये पागलपन से भरा हुआ है। उसके बात को सुनकर कैप्टन बोलते हैं, देखो बकवास मत करो, बस शांत हो जाओ। इस बात को सुनकर वो पर्सन बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ अंदाजा है कि आगे हमारे साथ क्या होगा? उसके इतना बोलने के बाद हम कैरेज के अंदर बटलर का सीन देखते हैं जिसे इन सभी की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए बोलता है, माय लेडी क्या आप ठीक हैं? हम उसके सामने एक सुंदर सी लेडी को देखते हैं जो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। हमें इनके बारे में बताया जाता है, इनका नाम है मिलेना जो कि आगाज फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके इतना बोलने के साथ ही साइड से एक आवाज आती है, मैं यहाँ पर जमकर मर जाऊंगा। इस बात को सुनकर बटलर थोड़ा गुस्से में बोलता है, सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा रूड हैं। मिलेना बटलर से बोलती है, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये बस लौते से लोग हैं जो व्हाइट वेस्टलैंड के ऊपर हमारे साथ आने के लिए तैयार हुए थे। हालांकि हम उन्हें रिवॉर्ड दे रहे हैं लेकिन फिर भी क्या हमें उन्हें कैरेज के अंदर नहीं लाना चाहिए? उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो बस थोड़ी देर के अंदर फ्रीज हो जाएंगे।
जाएंगे। हम बाहर उन सभी मर्चेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग ठंड में जूझते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कैरेज में मिलेना की बात को सुनकर बटलर बोलता है, नहीं, हमेशा नहीं कर सकते। आपको ये बात तो पता होगी कि व्हाइट वेस्टलैंड किस तरह का प्लेस है। मिलेना बोलती, हाँ मुझे पता है, मॉन्स्टर से भरा हुआ। इसके बाद मिलेना हमें बताती है कि बहुत समय पहले एक एम्परर थे जिनका गोल था पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर में लेना। उन्होंने व्हाइट वेस्टलैंड को भी कंक्योर करने के बारे में सोचा। इसी वजह से वो अपने कई सारे सोल्जर को लेकर इस लैंड के अंदर एंटर हुए। लेकिन कई सालों बाद जब एम्परर वापस आए तब वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके थे। उनके पास तो उनकी मेमोरी भी ठीक से नहीं थी। व्हाइट वेस्टलैंड के ऊपर उन्होंने अपने सभी लोगों को खो दिया और वो बस अकेले ही वापस लौटे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल आदमी है। यहाँ पर आने के बाद एम्परर ने सभी को बताया कि इस लैंड के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर हैं, लेकिन वहाँ पर जो सबसे खतरनाक है वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो है बारबेरियंस। उनकी पर्जन्स बहुत ही ज्यादा टेरिबल होती है, उनके सामने कभी कोई भी नहीं टिक सकता। हम पर्जन का सीन देखते हैं जहाँ पर बटलर बोलता है, लेकिन ये तो बस लेजेंड की बात है। मिलेना बोलती, हाँ लेकिन फिर भी एम्परर के बातों में दम था। उन्होंने जिन जिन मॉन्स्टर के बारे में बताया था वो सभी बाद में कंफर्म हुए हैं। बटलर बोलता, हाँ ये बात तो है, लेकिन आज से पहले किसी ने भी बारबेरियन को नहीं देखा, तो ये हो सकता है कि वो बस लेजेंड के अंदर ही एग्जिस्ट करते हों। मिलेना बोलती, हाँ ये हो सकता है, मैंने काउंटलेस स्टोरीज को सुना, लेकिन उनमें से एक के अंदर भी बारबेरियंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। मिलेना के ये बोलने के बाद हम बाहर कैप्टन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी से चिल्लाते हुए बोलते हैं, सभी लोग रुक जाओ, हमारे सामने कुछ तो है। उनके साइड में खड़ा पर्सन बोलता है, आखिर अब क्या हुआ? कैप्टन बोलते हैं, अपने सामने देखो। मैं ठीक से तो नहीं देख सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ है। ये बोलने के साथ ही वो एकदम ही हैरान हो जाते हैं। वो आगे सभी से बोलते हैं, मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। उनके साइड में खड़ा पर्सन बोलता है, हाँ जल्दी करिए, बताइए। कैप्टन बोलते हैं, अच्छी बात यह है कि वो छोटा है, लेकिन बुरी बात यह है कि वो सीधा हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। कैप्टन की इस बात को सुनकर उसके सबऑर्डिनेट मिलेना और यहाँ तक कि बटलर, वो सभी लोग एकदम ही हैरान हो जाते हैं। फिर हम वापस से कैप्टन को देखते हैं जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने शॉट को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए। वो अपने सामने से आ रहे पर्सन को देखते हुए बोलते हैं, ह्यूमन, मुझे लगता है ये ह्यूमन है। लेकिन तभी उनकी नजर उसके बालों पर और फिर उसके कपड़ों पर पड़ती है, जो कि दिखने में एक ह्यूमन की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो सभी लोग इसे देखकर एकदम ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि आखिर ये पर्सन है कौन। और हाँ, ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर था, केटल। और मैं इसे केटेल या केटल कुछ भी बोल सकता हूँ। केटल अपने सामने उन सभी ह्यूमंस को देखते हुए बोलता है, मैं तो बाहर बस वॉक करने के लिए निकला था, लेकिन मुझे बाहर स्नो के अंदर तुम सभी लोग मिल गए। सच में क्या लक है, मुझे तो लगा नहीं था मैं यहाँ पर किसी से भी मिल पाऊंगा। हमें केटल के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसा बारबेरियन है जिसका नाम है केटल। केटल उन सभी से आगे बोलता है, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। ये बोलने के साथ ही उसकी नजर पड़ती है उनके कैरेज के ऊपर। वो उनके कैरेज को देखते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मर्चेंट हो? वो सभी लोग बोलते हैं हाँ। केटल आगे बोलता है, इसका मतलब तुम सभी लोग बस हायर किए हुए गार्ड हो। कैप्टन बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा। केटल बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सजेशन दूंगा कि आप सभी लोग यहाँ से लौट जाएं। हालांकि मुझे इस बात पर डाउट है कि आप सभी लोग यहाँ से जाएंगे कि नहीं। वैसे इस कैरेज के अंदर कौन है? मेरे ख्याल से कैरेज के अंदर किसी ना किसी को तो होना चाहिए। केटल के इस बात को सुनकर मिलेना थोड़ी डर सी जाती है। वहीं बाहर कैप्टन, वो भी काफी घबरा गए थे। वो केटल को कुछ बताते उससे पहले ही वो बोलता है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मुझे भी हायर कर लें। इस बात को सुनकर कैप्टन और उनके सबऑर्डिनेट हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या तुमने क्या कहा? केटल बोलता है, मैंने कहा कि तुम लोग मुझे हायर कर लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इस वेस्टलैंड को क्रॉस करने में तुम्हारी मदद करूंगा। केटल के बात को सुनकर कैप्टन अपने मन में सोचते हैं, एक बारबेरियन वो हमें ज्वाइन करना चाहता है, क्या सच में ये सच है? ये सोचकर कैप्टन उससे बोलते हैं, तो आप यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आए? केटल बोलता है, अगर मेरा इरादा तुम्हें मारने का होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। केटल के इस बात को सुनकर वो सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। तभी कैप्टन का एक सबऑर्डिनेट उनसे बोलता है, कैप्टन अब हम क्या करें? उसके बात को सुनकर कैप्टन कैरेज का दरवाजा नॉक करते हुए बोलते हैं, क्या आपने सुना? आखिर हम क्या करें? हम कैरेज के अंदर मिलेना को देखते हैं जो बोलती, हाँ मैंने सुना। लेकिन मिलेना आगे कुछ बोलती उससे पहले बटलर बोलता है, आखिर हमें क्या करना चाहिए और ये सब हो क्या रहा है? कैप्टन बोलते हैं, ये एक बारबेरियन है जो चाहता है कि हम लोग उसे हायर करें। आप बताइए आखिर आप क्या चाहती हैं? मिलेना बोलती है, अगर हम उससे फाइट करेंगे तो बताओ क्या होगा? कैप्टन बोलते हैं, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो हम सभी लोग बिना किसी मतलब के मारे जाएंगे। इस बात को सुनकर मिलेना बोलती, हाँ मैं समझ गई, उसे बोल दो कि हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। कैप्टन बोलते हैं, हाँ अगर ऐसी बात है तो ये हमारे लिए काफी बेहतर होगा। मिलेना से बात करने के बाद वो केटल के पास जाकर उसे बोलते हैं वो अग्री हो चुकी हैं। इस बात को सुनकर केटल हंसते हुए बोलता है, ओ ये तो एक ग्रेट न्यूज है। केटल की
ऐसी ऐसी को देखने के बाद कैप्टन और उनका सबऑर्डिनेट वो दोनों वापस से एकदम डर से जाते हैं। और वो डरे भी क्यों ना, क्योंकि केटल सीधा उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी कैप्टन के साइड में खड़ा उनका सबऑर्डिनेट बोलता है, कैप्टन क्या ये ठीक रहेगा कि हम इसके साथ मिलकर काम करें? कैप्टन बोलते हैं, जो एम्प्लॉयर है उसने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। कैप्टन का सबऑर्डिनेट बोलता है, लेकिन फिर भी हम मर्चेंट हैं, हमें किसी भी तरह से उन्हें रोकना चाहिए। कैप्टन बोलते हैं, बकवास मत करो, क्या सच में तुम पागल हो गए हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम इस मॉन्स्टर को डिफीट कर सकते हो? कैप्टन के ये बोलने के बाद हम कैरेज के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बटलर चिल्लाते हुए बोलता है, माय लेडी आपने क्या किया? मिलेना बोलती है, तुम शांत हो जाओ। मिलेना के ये बोलने के साथ ही बाहर से एक आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस आवाज को सुनने के बाद बटलर की फटकी हाथ में आ जाती है। वो घबराते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम मिलेना को देखते हैं, जो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी काफी शांत थी। वो बोलती है, हाँ अंदर आ जाओ। मिलेना के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर बटलर घबराहट के मारे एक तरफ चिपका हुआ था। और हम उसी कैरेज के अंदर केटेल को भी देखते हैं, जो बटलर से बोलता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि मेरा यहाँ पर तुम सभी को नुकसान पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं। और बटलर यहाँ पर डर की वजह से एक तरफ नहीं चिपका, बल्कि हमारे केटेल का शरीर ही कुछ ज्यादा बड़ा है। केटेल की बात को सुनकर बटलर अपने मन में सोचता है, कमीने तुम झूठ मत बोलो। बटलर के ये सोचने के बाद हम मिलेना को देखते हैं, जो केटेल को देखते हुए सोच रही थी, ठीक मेरे सामने लेजेंड में से एक बारबेरियन बैठा है। आज तक मैंने इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ लेजेंड में ही सुना था, लेकिन आज मैंने इसे देख भी लिया। ये सोचकर मिलेना केटेल से बोलती है, मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। केटेल बोलता है, हाँ मुझे भी। वैसे मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हूँ कि अंदर इतना गर्म है। सच में ये काफी सरप्राइजिंग है, सनों के अंदर इस तरह की गर्मी। केटेल की बात को सुनकर मिलेना बोलती हो, ये इसका पूरा श्रेय मैजिक को जाता है। केटेल बोलता है, क्या सच में मैजिक? इंटरेस्टिंग। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, ये प्लेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप इन मर्चेंट्स का यूज करते हुए कभी भी इस प्लेस से बाहर नहीं निकल सकती। हाँ लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। हाँ लेकिन मेरी भी एक कंडीशन। इस बात को सुनकर बटलर बोलता है, क्या कंडीशन? मिलेना बोलती है, आखिर वो क्या है, मुझे अपनी कंडीशन बताइए। केटेल बोलता है, स्नोफील्ड के बाहर की दुनिया का नॉलेज। तुम्हारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मुझे वो सब चाहिए, बस यही है मेरा डिजायर। इस बात को सुनकर मिलेना बोलती है, क्या इस लैंड के बाहर का नॉलेज? केटेल बोलता है, हाँ मुझे वही चाहिए। मेरे ख्याल से ये सौदा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। केटेल की बात को सुनकर मिलेना अपने मन में सोचती है, इसे एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं। ये सोचकर वो केटेल से बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। केटेल बोलता हो, ये तो काफी अच्छी बात है, तो फिर मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मिलेना बोलती है, मेरा नाम है मिलेना और मैं आकाश फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वहीं केटेल भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम है केटेल, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। इसके बाद केटेल हमें अपने बारे में आगे बताता है, मैं जिस फैंटेसी वर्ल्ड को हमेशा से ढूंढ रहा था, मैं एक दिन अचानक से उसी के अंदर आ गया। जब मेरी आँख खुली तब मैं बारबेरियन के रूप में एक बड़े से स्नोफील्ड के अंदर पड़ा था और मेरे पास वहां पर इतना टाइम नहीं था कि मैं उन सभी चीजों के बारे में पता करूं। मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग चीजें देखी और ऐसी ठंड जो बॉडी को बस थोड़ी देर के अंदर फ्रीज कर दे। यहाँ पर सरवाइव करने के लिए मैंने अपने रेस को लीड किया, सभी मॉन्स्टर का शिकार किया और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए हमेशा डटा रहा। मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि मुझे यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम बीत चुका है, शायद से अनगिनत साल। मैंने यहाँ से बाहर निकलने की भी काफी कोशिश की, लेकिन मैं उन सभी के अंदर फेल हो गया। हम देखते हैं हमारे केटल के सामने की स्टेटस विंडो को, जिसमें लिखा था क्वेस्ट इनकम्प्लीट। अगर तुम इस स्नोफील्ड एरिया को छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें क्वेस्ट को पूरा करना होगा। केटल आगे हमें बताता है, मैं इस अननोन फोर्स की वजह से इस स्नोफील्ड को नहीं छोड़ सकता। मैंने तो अपनी पूरी की पूरी होप खो दी थी, लेकिन तभी मुझे कुछ लोग दिखे जो कि पता नहीं क्यों लेकिन इस एरिया के अंदर आए थे और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इस टेरिबल बर्फ के बाहर भी एक दुनिया है, एक फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिक जिसका मैं काफी लंबे समय से वेट कर रहा था। मेरा एक लौता फैंटेसी वर्ल्ड और उसी समय से लेकर अब तक मैं यहाँ पर सरवाइव करने के लिए लगातार मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हूँ। मैंने अनगिनत मॉन्स्टर को मारा और यहाँ से बाहर निकलने के लिए जितने हो सके उतने मिशन को पूरा किया, बस इसी सोच के अंदर कि मैं एक दिन इस बर्फीले मैदान से बाहर निकलूंगा और जब तक मैं यहाँ पर फंसा हूँ तब तक मुझे जितनी हो सके उतनी बाहर के लोगों से इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। लेकिन अब तक मैं जिन लोगों से मिला उनमें से ज्यादातर लोग मुझे देखते एकदम घबरा गए, यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे मारने के लिए
अपनी शॉट को भी बाहर निकाल लिया था। शायद वो सभी लोग आधे पागल थे, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मैं एक प्रॉपर कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। मैं काफी लंबे समय से एक ऐसे ही पर्सन को ढूंढ रहा था जिसके साथ मैं बात कर सकूं। चलो कम से कम ये अच्छी बात है कि उन बेवकूफ बारबेरियन को छोड़कर मैं किसी और से भी बात कर सकता हूँ। ये सोचकर केटल मिलेना से बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से वेपन ले जा रही हो। मिलेना बोलती, हाँ, लेकिन आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता? केटल बोलता है, मुझे उन डब्बों से स्टील की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है, आखिर मुझे पता कैसे नहीं होगा? वैसे क्या यहाँ से बाहर कोई वार हो रही है? मिलेना बोलती, हाँ, एम्पायर और हमारा किंगडम वो फिलहाल वार के अंदर हैं। केटल बोलता है, मुझे ऐसा लगा था कि आउटर वर्ल्ड पूरी तरह से शांत होगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। मिलेना बोलती, हाँ, आपने सही कहा, जो मैसिव एम्पायर्स हैं वो अपने पूरे पावर का यूज करते हुए दूसरे किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो उसे भी अपने अंडर में ले सकें। लेकिन जो किंगडम है वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, क्योंकि किंगडम के अंदर भी कुछ स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जैसे कि स्वॉर्ड मास्टर और हीरोज जो बॉर्डर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इस बात को सुनकर केटल बोलता है, क्या हीरोज और स्वॉर्ड मास्टर? आखिर उनके पास किस तरह की पावर है? केटल के बात को सुनकर मिलेना बोलती है, सर केटल, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको मिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। केटल बोलता है, आपने सही कहा, मुझे आउटर एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। मिलेना बोलती है, वेल, मुझे भी डिटेल्स में नहीं पता, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है जिसे कहा जाता है मिस्ट्री, और इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इस पावर का यूज कर सकते हैं, और जो लोग इस पावर का यूज करते हैं उन्हें 5 रैंक के अंदर डिवाइड किया गया है। रेड ये उन लोगों को मिलता है जो मिस्ट्री पावर को सेंस कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड रेट, इस रैंक वाले पर्सन मिस्ट्री पावर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट रेट, ये वो पर्सन है जो माना और औरा के रूप में मिस्ट्री पावर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। खासकर स्पिरिट, मैजिशियन और जो नाइट होते हैं वो इसी रैंक के ऊपर आते हैं। इसके आगे कोई भी रैंकिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे पर्सन आते हैं जो कि ह्यूमन लिमिट के बियॉन्ड होते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आप उन्हें ट्रांसेंडेंट बोल सकते हैं। वो ऐसे बीम होते हैं जो किसी के ऊपर काफी आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा वो काफी फ्रीली मिस्ट्री की पावर का यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हेवन एंड अर्थ को स्प्लिट कर सकते हैं। जो स्वॉर्ड मास्टर होते हैं उनका रैंक यही होता है। और फिर सबसे लास्ट में हीरो, जो मिस्ट्री पावर के परे जाकर पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट करता है। एक हीरो, वो भी तुम्हारी तरह बस एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो किसी का स्ट्रेंथ उसके नाम से ही पता किया जाता है, क्योंकि उसका नाम ही ये प्रूफ होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। और हाँ, यहाँ पर नाम का मतलब रैंक से है। अगर कोई 3rd ग्रेड का पर्सन भी किसी लोअर सिटी के अंदर चला जाए तो वो उस सिटी को काफी आसानी से डोमिनेट कर सकता है। मिलेना की इन सभी बातों को सुनकर केटेल बोलता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मिलेना बोलती है, क्या, किससे? हम केटेल को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है, मुझे तो ये भी याद नहीं कि आखिर मैं इस जगह पर कब से फंसा हूँ। मैं यहाँ पर बस इसी वजह से सर्वाइव कर रहा हूँ ताकि मैं इस पूरे वर्ल्ड को देख सकूं। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि इस फैंटेसी वर्ल्ड के बीच में एक बर्फ का मैदान है जिसे मैं कभी भी पार नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल कर इस फैंटेसी वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ। सच में मैं स्नोफील्ड से बाहर निकलना चाहता हूँ और मैं निकलूंगा। नहीं, मुझे बाहर निकलना ही होगा। केटेल ये बातें सोच रहा था तभी मिलेना उससे बोलती है, सर केटेल, क्या आप सच में एक बारबेरियन हैं? केटेल बोलता, हाँ, ये बोलना गलत नहीं होगा। वैसे तुम्हारे रिएक्शन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी एग्जिस्टेंस के ऊपर शक है। मिलेना बोलती, हाँ, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी बस लेजेंड के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है, क्या लेजेंड, वो भी मेरे बारे में? मिलेना बोलती, हाँ। ये बोलकर वो केटेल को स्टोरी के बारे में बताती है। मिलेना की बात को सुनने के बाद केटेल हंसते हुए बोलता है, क्या वो बास्टर्ड? मुझे तो स्टार्टिंग में लगा था कि वो बस एक पागल आदमी है, लेकिन सच में वो तो एम्परर निकला। वैसे तुमने मुझे जो स्टोरी सुनाई वो सच में सही है। उस तरह का एक पर्सन यहाँ पर एक बार आया था। वैसे तुम्हारे बॉक्स को देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक साथ काफी सारे वेपन्स को ले जा रही हो। इसके अलावा तुम्हारे पास ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम सीधा स्नोफील्ड को पार कर रही हो? केटेल की इस बात को सुनकर मिलेना बोलती है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है। हमारी फैमिली का एक जनरेशन बिजनेस है। हमने उसी का यूज करते हुए काफी सारे पैसों को इकट्ठा किया था, लेकिन कुछ लालची लोगों की वजह से अब हम कर्जे के अंदर डूब चुके हैं और पैसे कम होने की वजह से मैं स्नोफील्ड के अंदर से जा रही हूँ। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है, तो तुम वेपन बेचने की प्लानिंग बना रही हो उन किंगडम्स को जो एम्पायर के खिलाफ वार कर रहे हैं? मिलेना बोलती, हाँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? केटेल बोलता है, तुमने अभी कहा एम्पायर काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब एम्पायर को वेपन सप्लाई की जरूरत तो पड़ेगी। अगर वेपन की जरूरत एम्पायर को नहीं होगी तो कम से कम किंगडम को उसकी जरूरत तो होगी, और ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर सप्लाई कम हो और मांग ज्यादा हो तो वहाँ पर कीमत तो बढ़ ही जाते हैं। मुझे आउटर वर्ल्ड के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो जरूर पता है कि इन वेपन्स की कीमत काफी ज्यादा होगी, वरना तुम यूं ही अपनी जान को जोखिम
में नहीं डालती। और चूंकि तुम स्नोलैंड को पार करने की कोशिश कर रही हो, इसका मतलब किंगडम तक जाने का इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। क्या तुम्हारे सभी बॉर्डर को एम्पायर ने अपने अंडर में ले लिया है? इस बात को सुनकर केटेल थोड़ा हैरान होते हुए बोलती, हाँ आप सही हैं। ये बोलकर वो अपने मन में सोचती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सुना है कि बारबेरियन जंगली होते हैं, उन्हें नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये सोचकर वो केटेल से बोलती है, आखिर तुम कौन हो? क्या सच में तुम एक बारबेरियन हो? वो आगे कुछ बोलती उससे पहले वो पूरी जगह सेक करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े मॉन्स्टर ने इन सभी के ऊपर अटैक कर दिया हो। हम बटलर को देखते हैं जो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मॉन्स्टर, यहाँ पर मॉन्स्टर आ गया, अब हम में से कोई नहीं बचेगा। केटेल बोलता है, देखो हमारे पास एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। केटेल के ये बोलने के बाद हम उन सभी के सामने देखते हैं जहाँ पर एक स्लाइम जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर अपेयर हुआ था। उस मॉन्स्टर को देखकर कैप्टन घबराते हुए बोलता है, ये तो ब्लैक स्लाइम है। हम कैरेज के अंदर मिलेना को देखते हैं, वो भी इस मॉन्स्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा डर गई थी। वहीं केटेल काफी चिल करते हुए बोलता है, तो तुम्हारे यहाँ इसे ब्लैक स्लाइम कहते हैं? मिलेना बोलती, हाँ ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में डॉक्यूमेंट्री कार्ड के अंदर लिखा है। कई सारे वॉरियर्स ने इस लैंड के ऊपर कनक्योर करने का ट्राई किया, लेकिन ज्यादातर मारे गए, बस कुछ ही जिंदा वापस लौट पाए। वापस आने के बाद उन्होंने उस डॉक्यूमेंट बुक को लिखा। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर इस ब्लैक स्लाइम के बारे में लिखा है। केटेल, क्या तुम इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानते हो? केटेल बोलता, हाँ बिल्कुल, हम इन्हें खा सकते हैं अच्छे नाश्ते के तौर पर। इस बात को सुनकर मिलेना हैरान होते हुए बोलती है, क्या सच में तुम इन्हें खाते हो? केटेल बोलता है, क्या तुम भी इसे खाने के बारे में सोच रही हो? अगर ऐसी बात है तो जाओ उसे पकड़ लो। मिलेना बोलती है, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। उसके ये बोलने के बाद हम बाहर उस ब्लैक स्लाइम का सीन देखते हैं जो इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस स्लाइम को अपनी तरफ आता देख मिलेना चिल्लाते हुए बोलती है, केटेल कुछ करो। केटेल बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। और हाँ, ये कोई ऐसा खतरा नहीं जिसके लिए मुझे खुद वहाँ पर जाना पड़े। मिलेना बोलती है, क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? केटेल बोलता है, कुछ खास नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग खुद ही इसे हैंडल कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे बाहर के लोगों की पावर को चेक करना है। केटेल के ये बोलने के बाद हम उस ब्लैक स्लाइम का सीन देखते हैं जो रोर करते हुए इन सभी की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख कैप्टन चिल्लाते हुए बोलते हैं, जल्दी करो, शील्ड लेकर आओ। इस बात को सुनकर उनका एक सबऑर्डिनेट शील्ड लेकर आता है और ब्लैक स्लाइम के अटैक को ब्लॉक करता है। वो पर्सन ये ट्राई कर रहा था कि वो थोड़ी और देर तक इस ब्लैक स्लाइम के अटैक को ब्लॉक कर सके, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता और उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। अपने टीममेट को स्लाइम से मार खाता देख एक और पर्सन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसा कि हमें उम्मीद थी वो भी कुछ खास कर नहीं पाता। इसके बाद बस कैप्टन ही उस स्लाइम के सामने अकेले बचे थे। तभी उन्हें कुछ याद आता है, वो अपने टीममेट से चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, ये ब्लैक स्लाइम बस स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं, तो सभी लोग बिखर जाओ। कैप्टन के बात को सुनकर उनके दोनों सबऑर्डिनेट चिल्लाते हुए बोलते हैं, यस सर। ये बोलकर वो दोनों अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं और फिर जंप करके उस स्लाइम के ऊपर अटैक करते हैं। और इस बार उनका ये अटैक काम भी करता है, क्योंकि हम देखते हैं इसकी वजह से उस स्लाइम को थोड़ा बहुत डैमेज तो आया था। फिर हम उनके दूसरे टीममेट का सीन देखते हैं जहां पर वो अपने स्पेयर को सीधा ब्लैक स्लाइम की तरफ थ्रो करता है। और यहाँ पर इसका ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ये सीधा स्लाइम की बॉडी को बीच से चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। हाँ, लेकिन वो एक स्लाइम है तो उसे इससे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। इन सभी चीजों को देखकर कैप्टन चिल्लाते हुए बोलते हैं, रुको मत, अटैक करते रहो। ये बोलकर वो भी स्लाइम के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये बस एक नॉर्मल अटैक था, तो उनके इस अटैक के बाद भी वो स्लाइम नहीं मरता। फिर वो स्लाइम के ऊपर लगातार कई सारे अटैक करते हैं और लास्ट में एक फाइनल ब्लो के साथ उस स्लाइम के कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी के साथ वो स्लाइम भी मारा जाता है। ब्लैक स्लाइम मर चुका है। इस चीज को देखने के बाद कैप्टन और उनके बाकी सबऑर्डिनेट खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलते हैं, फाइनली हमने ये कर दिखाया। लेकिन वो इसे थोड़ा और सेलिब्रेट कर पाते उससे पहले वहां पर अपेयर होता है एक व्हाइट बियर। व्हाइट बियर को देखने के बाद कैप्टन सभी से बोलते हैं, सभी लोग उसके नेक के ऊपर निशाना लगाओ। कैप्टन के बात को सुनकर उनके सबऑर्डिनेट बिल्कुल वैसा ही करते हैं और बस थोड़ी देर के अंदर उस बियर को मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उस बियर को मारने के बाद कैप्टन का एक सबऑर्डिनेट उनसे बोलता है, कैप्टन ये व्हाइट स्नोफील्ड तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इसके बारे में रूमर सुना था, शायद सभी रूमर गलत नहीं होते। उन सभी के बात को सुनकर कैप्टन बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोग अपने गार्ड को डाउन मत करना, अभी हमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया, हो सकता है हमारे सामने कोई और मॉन्स्टर भी आ जाए। कैप्टन की बात को सुनकर उनका टीममेट बोलता है, कैप्टन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सच में कैरेज के अंदर बैठा बारबेरियन स्ट्रॉन्ग है? मेरा मतलब है एम्परर ने बारबेरियंस के बारे में जो बताया था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे तो ये लग रहा है वो हमारे पास बस इसीलिए आया है ताकि उसे कुछ खाना मिल जाए। अगर हम उसके साथ जा रहे हैं तो कम से कम हमें एक बार उसके स्किल को टेस्ट तो करना चाहिए। और ये सभी बातें कैरेज के अंदर बैठी मिलेना और केटेल भी सुन रहे थे। इसके बाद कैप्टन का वही सबऑर्डिनेट कैरेज के
पास आकर बोलता है मिस मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मिलेना बोलती है क्या वो टेस्ट के बारे में है। वो बंदा बोलता हाँ हम मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जैसा कि एक मर्चेंट करता है, ये नेचुरल है। मिलेना बोलती हाँ मैं आप सभी के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे इस जॉब को एक्सेप्ट किया। ये बोलकर वो अपने मन में सोचती है व्हाइट स्नोफील्ड ये एक ऐसा रिक्वेस्ट है जिसका नाम सुनने के साथ ही सभी लोग इसे मना कर देते थे, और अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं कभी भी यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोचती। मिलेना ये बात सोच रही थी तभी वही पर्सन बोलता है लेकिन हम यहाँ पर एक चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो बारबेरियन उसने एक बार भी फाइट नहीं की, तो क्या मैं एक बार उसका टेस्ट कर सकता हूँ कि वो बारबेरियन सच में इस लायक है कि आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दें। इस बात को सुनकर मिलेना बोलती है क्या बारबेरियन का टेस्ट। ये बोलकर वो कैप्टन की तरफ देखती है जहाँ पर कैप्टन मिलेना से बोलते हैं मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे। कैप्टन के इतना बोलने के साथ ही केटेल वहाँ पर आते हुए बोलता है तो तुम लोग मेरे स्किल को टेस्ट करना चाहते हो। वेल मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिलहाल ये पॉसिबल नहीं, मैं तुम्हें अपनी स्किल आगे दिखाऊंगा जब यहाँ पर कोई नया मेहमान आएगा। केटेल की बात को सुनकर वो सभी लोग बोलते हैं आखिर ये क्या बकवास है, क्या तुम्हें हम पागल लगते हैं। वो लोग ये बातें बोल रहे थे तभी उनके पीछे से एक डरावनी सी आवाज आती है क्या आउटर साइड एरिया से यहाँ पर कुछ कमजोर इंसान आए हैं, चलो अच्छा है कम से कम आज मुझे कुछ डिलीशियस खाने को मिलेगा। इस बात को सुनकर जब वो लोग अपने पीछे घूमकर देखते हैं तब उन्हें अपने सामने दिखाई देता है एक व्हाइट सरपेंट। वो सरपेंट इन सभी से बोलता है तुम लोग की जितनी मर्जी हो उतना स्ट्रगल कर लो लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि तुम लोग आज यहीं पर मरोगे। उस सरपेंट को वहाँ पर देखने के बाद मिलेना डर के मारे चिल्लाने लगती है। वहीं साइड में कैप्टन वो भी काफी घबराए हुए थे तभी केटेल उस सरपेंट से बोलता है इनफ ये सभी लोग मेरे गेस्ट हैं, यहाँ से वापस चले जाओ। केटेल को यहाँ पर देखकर वो सरपेंट बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्नोफील्ड के रूल्स को भूल गए, तुम्हारा ये ऑर्डर बस तुम्हारी ट्राइब्स के टेरिटरी के अंदर ही चलेगा। सरपेंट की बात को सुनकर केटेल बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वो सरपेंट बोलता है देखो ज्यादा रेडिकुलस मत बनो, मैं एक स्नेक हूँ बारबेरियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की, ओ भी मेरे टेरिटरी के अंदर आने के बाद। सरपेंट की बात को सुनकर केटेल वहाँ पर अपने एक पंच को तैयार करते हुए बोलता है ओ मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना चाहिए। ये बोलकर केटेल उस सरपेंट के ऊपर अटैक करता है और केटेल का ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पर होता है एक ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट का शॉक वेव काफी ज्यादा था क्योंकि इसकी वजह से उस एरिया के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें खड़े होने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसे हिट करने के बाद केटेल बोलता है तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसे बातें मार खाने के बाद ही समझ में आती हैं। केटेल के इतना बोलने के साथ ही उसके पीछे से मिलेना बोलती है लॉर्ड केटेल क्या आप ठीक हैं। केटेल बोलता हाँ चिंता मत करो बस मुझे यहाँ पर थोड़ी सफाई करनी है और हाँ मैं इसके अंदर ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ये बोलकर केटेल आगे बढ़ता है और वापस से उस स्नेक के ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं एक और ब्लास्ट को। यहाँ पर केटेल की ऐसी पावर को देखने के बाद सभी लोग एकदम ही हैरान थे। इसके बाद कैप्टन के सबऑर्डिनेट केटेल के पास आकर उससे बोलते हैं हमने थोड़ी देर पहले आपसे जो कहा उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, हम अपने जान की भीख मांगते हैं। उन सभी के बात को सुनकर केटेल बोलता है नहीं कोई बात नहीं, ये नेचुरल है, कोई भी इतनी आसानी से किसी स्ट्रेंज पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। केटेल के इतना बोलने के साथ ही वो सभी लोग अब बिना रुके इस लैंड को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और इस बार केटेल ने बटलर को भी केरेस से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद केटेल मिलेना से बोलता है मैं एक चीज जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। मिलेना बोलती है आखिर वो क्या है। केटेल बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी फैमिली की कोई एजेंट हो, तो फिर आखिरकार तुम इस जैसे किसी खतरनाक प्लेस को पार करने के लिए पर्सनली क्यों निकली। मिलेना बोलती है वेल मैं लेडी बेलियाका की फर्स्ट डॉटर हूँ जो आकाश फैमिली की एक कंक्यूबाइन थी। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है कंक्यूबाइन तुम्हारा मतलब सेकंड वाइफ। मिलेना बोलती हाँ उनका मैरिज पॉलिटिकल रीजन की वजह से हुआ था, स्टार्टिंग में उनका यूज किया गया और फिर बाद में सभी ने उन्हें अबेंडेंट कर दिया। मेरी मॉम अपने लिए किसी भी पावर को सिक्योर नहीं कर पाई, इसी वजह से मैं और मेरी मॉम हम बस नाम की फैमिली मेंबर हैं, हकीकत में हमारी कोई औकात नहीं, वहाँ पर हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये बोलकर मिलेना अपने मन में सोचती है यहाँ पर मेरा इतना सब बताने का कोई इरादा नहीं था लेकिन भावनाओं में बहकर मैंने ये सब बता दिया। ये सोचकर मिलेना आगे बोलती है अब मुझे कुछ भी करके इस मिशन को पूरा करना होगा, भले इसमें मेरी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है लेकिन मुझे ये करना होगा, और ऐसा इस वजह से क्योंकि मैं सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है आई सी तुम सच में काफी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे एम्बिशन काफी ग्रेट है और तुम लालची भी हो। केटेल की इस बात को सुनकर मिलेना कुछ बोलने जा रही थी कि तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है हम लोग पहुंच गए, देखो हमारे सामने ग्रीनलैंड है, इसका मतलब हमने द व्हाइट वेस्टलैंड को पार कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग केरे से बाहर निकलते हैं
जहाँ पर केटेल मिलेना से बोलता है वेपन सेल करने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर आखिर तुम बॉर्डर को पार कैसे करोगी। मिलेना केटेल से बोलती है लॉर्ड केटेल, कुछ समय पहले आपने मुझसे कहा था कि मैं काफी इंटेलिजेंट हूँ और मेरे एम्बिशन भी ग्रेट हैं, आखिर उस बात से आपका मतलब क्या है। केटेल बोलता है मैंने जो कहा उसका मतलब बिल्कुल वही था, तुम इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे एम्बिशन काफी ग्रेट हैं। तुम्हारी फैमिली की एक समय पर काफी रेपुटेशन थी, लेकिन फिलहाल वो कर्ज की वजह से काफी ज्यादा लेक कर रही है। और हाँ, भले ही तुम एक कंक्यूबाइन की डॉटर हो, लेकिन अगर तुम अपनी पूरी मेहनत करोगी तो जल्दी अपनी फैमिली को बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी। इसके अलावा तुम्हारा गोल है अपनी पूरी फैमिली को अपने कंट्रोल में करना, क्या मैं गलत हूँ। केटेल की बात को सुनकर मिलेना बोलती है नहीं। केटेल सोचता है तो मैं सही था, एक कंक्यूबाइन की डॉटर अपनी फैमिली की इनहेरिटेंस पाने के लिए अपने जान को खतरे में डाल रही है। ये स्टोरी तो काफी पुरानी है। केटेल के सोचने के बाद हम मिलेना को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है मैंने सुना था बारबेरियंस बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये तो काफी इंटेलिजेंट है और इसी के साथ साथ ये बारबेरियन काफी स्ट्रांग भी है, अगर ये मेरे कमांड के अंदर आ जाए तो। ये सोचकर वो केटेल से बोलती है लॉर्ड केटेल, क्या आपने स्नोफील्ड को छोड़ने के बारे में कुछ सोचा है? अगर आपने ये सोचा है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है मैं फिलहाल के लिए आपके इस ऑफर को मना करता हूँ, अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे करना होगा। इस बात को सुनकर मिलेना बोलती है ओ अगर ऐसी बात है तो फिर। ये बोलकर वो अपने पास से एक पेंडेंट को बाहर निकालती है और उसे केटेल को देते हुए बोलती है आप इसे मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लें, और अगर बाई एनी चांस आप इस स्नोफील्ड से बाहर निकलते हैं तो आप आकाश फैमिली को ढूंढ कर वहाँ पर आ सकते हैं, सो प्लीज आप इसे रख लीजिए। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है क्या ये गिफ्ट है? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। फिर हम बटलर को देखते हैं जो केटेल से बोलता है लॉर्ड केटेल आपका बहुत बहुत थैंक्स, मैं ये प्रे करूंगा कि हम वापस से जरूर मिलें। ये बोलकर वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर केटेल ने सिस्टम के सभी कंडीशन को पूरा कर दिया था। कंडीशन पूरा करने की वजह से केटेल जब चाहे तब स्नोफील्ड को छोड़ सकता है और हमारा केटेल बिल्कुल करता भी वैसा ही है, वो स्नोफील्ड को छोड़कर यहाँ से बाहर निकलता है क्योंकि उसे देखना ये फैंटेसी वर्ल्ड। केटेल यहाँ से बाहर निकलते हुए बोलता है अब फाइनली मैंने अपना पहला कदम उठा लिया है। हमारा केटेल यहाँ से निकलकर सीधा जाता है एक फॉरेस्ट के अंदर और वहाँ के ग्रास की स्मेल, बीस्ट की स्मेल, इन सभी को एंजॉय करने लगता है क्योंकि उसने उससे पहले कभी भी ग्रास को नहीं देखा और जब उसे मौका मिला है तब वो उसे एंजॉय कर रहा है। वो अपने मन में सोचता है नाइस नाइस वेरी नाइस। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है स्नोलैंड शायद से अब हम फिर कभी ना मिलें। इसके बाद केटेल हमें बताता है ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसका सपना मैं हर दिन देखा करता था, इल्यूजन से भरा एक ऐसा वर्ल्ड जिसे मैंने कभी नहीं देखा। मिस्ट्री से भरा हुआ ये वर्ल्ड फाइनली अब मेरी शुरुआत हो चुकी है। अब मैं इस वर्ल्ड के स्वॉर्ड, मैजिक, ड्रैगन, डॉर्फ, इन सभी को अच्छे से एंजॉय करूंगा क्योंकि अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ तो बस इन सभी चीजों की इमेजिनेशन की वजह से। मैं वहाँ पर बस यही सोचता था कि मैं एक ना एक दिन यहाँ से बाहर निकलूंगा और फाइनली अब वो टाइम आ चुका है इस मिरेकल प्लेस को देखने का। फिर केटेल अपने सामने देखते हुए बोलता है ओ मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई विलेज है, चलो फाइनली मुझे कम से कम इस वर्ल्ड के अंदर कोई विलेज तो मिला क्योंकि मैं उन बेवकूफ बारबेरियन से एकदम ही बोर हो गया था क्योंकि उन्हें पलके झपकाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। अब मैं फाइनली एक विलेज को देखूंगा जहाँ पर सभी लोग इंटेलिजेंट होंगे, तो मुझे सबसे पहले वहाँ पर ग्रीटिंग से स्टार्ट करना चाहिए। क्या मुझे हेलो कहना चाहिए या फिर उन सभी से ये पूछना चाहिए कि आखिरकार ये कौन सा वर्ल्ड है? खैर जो भी हो, कम से कम मुझे वहाँ पर कुछ इंटेलिजेंट लोगों से मिलने का मौका तो मिलेगा। केटेल के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक एल्फ एल्डर को देखते हैं जो सभी से चिल्लाते हुए बोलता है एल्फ विलेजर्स अब से ये हमारा घर होगा। उसके बाद को सुनकर वहाँ पर जितने भी एल्फ थे वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। एल्डर आगे बोलता है सभी लोग अपना सामान रख लो, आज से हम यहीं पर रहेंगे। इस बात को सुनकर उन सभी एल्फ के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। तभी एक और एल्फ एल्डर के पास आकर उससे बोलता है एल्डर। एल्डर बोलता हाँ बोलो क्या बात है। वो एल्फ बोलता है एल्डर क्या सच में ये प्लेस सेफ है? एल्डर बोलता हाँ बिल्कुल, ये एरिया ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा दूर है, ह्यूमंस कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकते। उनके सामने खड़ा एल्फ बोलता है हाँ मुझे ये बात पता है लेकिन स्नोलैंड इसके एकदम करीब में है। एल्डर बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मॉन्स्टर को लेकर वरीड हो? वो एल्फ बोलता है हाँ वो काफी करीब हैं। एल्डर बोलते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कई हजारों सालों से उस लैंड के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। इसके अलावा अगर ऐसी कोई बात होगी तो हमने यहाँ पर बैरियर लगा रखा है। ये बोलकर वो अपने मन में सोचते हैं ये एक ऐसा बैरियर है जो सभी पर्जन्स को हाइड करता है और इस प्लेस को एक ऑर्डिनरी फॉरेस्ट की तरह बनाता है। हमें इस बैरियर के डिजाइन को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा, कोई भी इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं आ सकता। जब तक ये बैरियर रहेगा मुझे यकीन है कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता। ये सोचकर एल्डर बोलते हैं और हाँ अगर स्नोलैंड से कोई मॉन्स्टर बाहर आ गया तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम
हमारे पास हिज मेजेस्टी हैं। वो कितने भी स्ट्रॉन्ग मास्टर क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी हमारे क्वीन का सामना नहीं कर सकते। एल्डर के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम केटेल को देखते हैं जो एल्फ के बैरियर को देखते हुए बोलता है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे हाथ से कुछ फट गया है, क्या यहाँ पर कुछ था? खैर छोड़ो, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे अभी उस विलेज को भी ढूंढना है। ये बातें बोलते हुए केटल आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटी सी बच्ची के ऊपर। और हाँ, इस बच्ची के ईयर को देखने के साथ ही केटेल को ये पता चल जाता है कि ये एक एल्फ है। केटेल इस बच्ची को देखते हुए सोचता है, क्या सच में एक रियल एल्फ? ये तो हर एक फैंटेसी वर्ल्ड की एक आइकॉनिक रेस है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इनसे इतनी जल्दी मिलूंगा। सच में क्या लक है। मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि मैं उस स्नोफील्ड से जिंदा बाहर निकला। वैसे इस बच्ची को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी डरी हुई है। क्या मैं इसकी मदद करूं? मेरे ख्याल से ये रास्ता भूल गई होगी। ये सोचने के बाद केटेल उस बच्ची के पास जाता है। एक साठ जैसे पर्सन को अपने सामने देखने के बाद वो बच्ची बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि तभी केटेल हंसते हुए उससे बोलता है, हेलो बच्चे। केटेल की बात को सुनकर वो बच्ची इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। और यहाँ पर केटेल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार इस बच्ची के साथ हुआ क्या। वो अपने मन में सोचता है, इस बच्ची ने तो मुझसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं की और बेहोश हो गई। क्या मुझे इसे इसके विलेज ले जाना चाहिए? अगर मैं स्टोरीज के हिसाब से बताऊं तो वो एक ऐसे स्पीसीज हैं जिनका बिहेवियर काफी अच्छा होता है। अगर मैंने उन्हें उनके बच्चे को वापस लौटाया तो उसके बदले में वो मेरा ग्रैंड वेलकम करेंगे। मैं तो ये सोच सोचकर काफी खुश हो रहा हूँ कि जब सभी एल्फ मिलकर मेरा वेलकम करेंगे तो आखिरकार कैसा लगेगा। मुझे इसका काफी बेसब्री से इंतजार है। अपने इन सभी उम्मीदों के साथ केटेल जाता है एल्फ विलेज के अंदर। और केटेल ने जैसा सोचा था वहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सभी लोग केटेल को देखकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, ह्यूमन ह्यूमन यहाँ पर आ चुके हैं। हे ह्यूमन, बताओ आखिरकार तुमने बैरियर को कैसे तोड़ा? उन सभी के रिएक्शन को देखकर केटेल अपने मन में सोचता है, ये तो वो नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। हम वहीं पर एक एल्फ लेडी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी बच्ची, उसे जाने दो। फिर हम एल्डर को देखते हैं जो अपने मन में सोचते हैं, नो वे, ये एक क्लियर प्लेस है जहाँ पर ह्यूमन कभी भी नहीं आ सकते, तो फिर एक ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रहा है? और आखिरकार बैरियर का क्या हुआ? एल्डर ये बात सोच रहे थे तभी एक एल्फ चिल्लाते हुए बोलता है, एल्डर बैरियर में क्रैक है। इस बात को सुनकर एल्डर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार हिज मेजेस्टी कहाँ पर हैं? दूसरी तरफ से आवाज आती है, फिलहाल हिज मेजेस्टी एरिया की पेट्रोलिंग करने के लिए गई हैं। उन सभी की बातों को सुनते हुए केटेल उन्हें रोकने का ट्राई करता है, लेकिन कोई भी केटेल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। एल्डर आगे अपने मन में सोचता है, हमारा लोकेशन एक्सपोज हो चुका है और जो बैरियर हमने एंशिएंट एल्वन मैजिक का यूज करते हुए बनाया था अब वो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि ह्यूमन उसके आर पार आ सकते हैं। और इन सभी चीजों का ये मतलब हुआ कि ह्यूमन पूरी तरह से तैयार होकर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उन लोगों ने कब से हमारे ऊपर नजर रखी है। एल्डर के इतना सोचने के बाद हम केटेल को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है, क्या इन सभी को मैं कोई किडनैपर दिखता हूँ? मेरे ख्याल से मुझे इन सब की गलतफहमी को दूर करना होगा। केटेल ये बातें सोच रहा था तभी उस बच्ची को भी होश आ जाता है। वो धीरे से अपनी आंख खोलती है, तभी केटेल उससे बोलता है, जाओ अपने लोगों के पास। इस बात को सुनकर जब वो केटेल की तरफ देखती है तब उसे दिखाई देता है एक डीमन जो कि हंसते हुए उसी की तरफ देख रहा था। इसे देखने के बाद वो बच्ची डर के मारे दौड़ते हुए सीधा अपने पेरेंट्स के पास जाती है। उस बच्ची के ऐसे रिएक्शन को देखकर केटेल अपने मन में सोचता है, क्या मेरा फेस इतना ज्यादा टेरिफाइंग है? मैंने सोचा था कि उस स्नोफील्ड से बाहर निकलना मेरे लिए काफी बेटर होगा। खैर मैंने बच्चा वापस कर दिया तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये सोचकर केटेल उन सभी से बोलता है, देखो तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर केटेल की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ से एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, हॉस्टेज रिलीज हो चुका है, सभी लोग चलो जल्दी करो, इसके ऊपर अटैक करो। एल्डर के बात को सुनने के साथ ही वो सभी लोग अपने एरो का यूज करते हुए केटेल के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन सभी को अपने ऊपर अटैक करता देख केटेल सोचता है, ये सभी तो बहुत ही क्रूअर है, मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा। सभी को ऐसा लगता है कि ये नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इन्हें पीसफुल लाइफ बहुत ही पसंद है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा वायलेंट हैं। वैसे मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। केटेल खड़ा होकर काफी आराम से ये सब बातें सोच रहा था और वहीं उन एल्फ के एरो जो उसकी बॉडी से लगकर बस डिस्ट्रॉय हो रहे थे, इस चीज को देखकर सभी एल्फ चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? वहीं कुछ लोग बोलते हैं, रुको मत, अटैक करते रहो, उसकी भी कोई लिमिट होगी। उन सभी के बात को सुनकर केटेल अपना हाथ उठाते हुए बोलता है, शांत हो जाओ।
ये बोलने के साथ वो अपने दोनों हाथों को आपस में टच करता है। केटेल के ये करने के साथ ही उस एरिया के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल विंड की वेव बाहर निकलती है, जो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि आसपास के एरिया के जंगल पेड़ वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहाँ के सभी एल्फ हवा में उड़ने लगते हैं और सबसे लास्ट में वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन के बाद हम एल्डर का सीन देखते हैं, जिसके पैर थर थर कांप रहे थे। वो कांपते हुए बोलते हैं ये आखिर ये क्या है। हम उनके सामने केटेल को देखते हैं, जहाँ की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। केटेल ये सब करने के बाद भी उनसे बोलता है, देखिए मैं आपका एनिमी नहीं। ये बोलकर केटेल सोचता है शायद मैं वापस से अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। केटेल के ये सोचने के साथ ही हम देखते हैं फायर में लिपटा एक फोनिक्स एरो को, जो केटेल की तरफ आगे बढ़ रहा था और जाकर सीधा उसे हिट करता है। ये एरो जैसे ही केटेल को हिट करता है, वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, और ये अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो थी एल्फ की क्वीन, जो कि यह हीरो ऑफ द पाई और एल्फ की क्वीन मार्सेलिया। इस अटैक को करने के बाद मार्सेलिया बोलती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, ह्यूमन ने हमारे ऊपर अटैक किया। इस बात को सुनकर मार्सेलिया बोलती है, तो अब ये प्लेस भी सेफ नहीं। उसके इतना बोलने के साथ ही केटेल ब्लास्ट के बीच से बाहर निकलते हुए बोलता है, रुको, मुझे खुशी होगी अगर तुम लोग एक बार मेरी बात सुन लो। तो केटेल को अपने अटैक से सही सलामत बाहर निकलता देख मार्सेलिया काफी हैरान हो जाती है। वहीं एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, नो वे, क्वीन के डायरेक्ट अटैक से बच जाना ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। एल्डर के इतना बोलने के बाद हम मार्सेलिया को देखते हैं, जो केटेल से बोलती है, तो अब तुम जैसे पावर हाउस भी हमें टारगेट बना रहे हैं। ये ह्यूमन सच में बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। मैं एल्फ क्वीन ये मेक श्योर करूंगी कि तुम जैसा एक ह्यूमन अपने लालच की कीमत चुकाए। एल्फ क्वीन के बात को सुनकर केटेल अपने मन में सोचता है, क्या वो मेरी भाषा को नहीं समझ सकती? लेकिन यहाँ पर हम दोनों एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि शायद ह्यूमन और एल्फ के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफी खराब है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, और ये बात मैंने ट्रुंडा में सीखी थी। अगर तुम एक बार किसी को हिट करते हो तो वो तुम्हारी बात सुनेगा। केटेल के ये बोलने के बाद हम मार्सेलिया को देखते हैं, जो अपने एरो में फायर के साथ साथ किसी और मैजिक को भी इंजेक्ट कर रही थी। इसके बाद वो अपने एरो को केटेल की तरफ शूट करती है, जहाँ पर उसका एरो एक ड्रैगन का फॉर्म लेकर केटेल की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस एरो को अपनी तरफ आता देख केटेल उसे अपने पंच से हिट करता है, और बस केटेल का ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो एरो का ड्रैगन वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। केटेल की ऐसी पावर को देखने के बाद एल्फ क्वीन काफी हैरान थी, और वो यहाँ पर कुछ कर पाती उससे पहले उस एरिया में होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। इस एक्सप्लोजन के बाद हम मार्सेलिया को देखते हैं, जो अपने घुटनों पर बैठी हुई थी, और वहीं केटेल जो अपने मन में सोचता है, शायद मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर दिया। केटेल के ये सोचने के बाद हम मार्सेलिया को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रही थी, मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कम से कम ये एक ट्रांसेंडेंट लेवल से ऊपर है। आखिर कोई ह्यूमन इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? ये सोचने के बाद मार्सेलिया बोलती है, सभी लोग यहाँ से चले जाओ। इस बात को सुनकर बाकी विलेजर बोलते हैं, इजमेजेस्टी आखिर आप ये क्या बोल रही हैं? मार्सेलिया चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा ना सभी लोग यहाँ से भागो। इस बात को सुनकर सभी विलेजर वहाँ से भागते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद मार्सेलिया केटेल से बोलती है, ह्यूमन मैं तुम्हारी पावर को एक्नॉलेज करती हूँ, लेकिन तुम कभी भी अपने गोल को पूरा नहीं कर पाओगे। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है, अरे शांत हो जाओ, मैं तो बस यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है, शायद ये मुझे कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही है। केटेल के सोचने के बाद हम मार्सेलिया को देखते हैं, जो कि इंचेंटमेंट करने लगती है स्पिरिट को समन करने के लिए। इंचेंटमेंट करने के बाद जब वो अपने आइज को ओपन करती है, तब हम देखते हैं हवा के अंदर काफी सारा फायर इकट्ठा हो रहा था, और इसी के साथ में वहाँ पर अपेयर होता है एक बुल मॉन्स्टर, जिसका नाम है पाइगो, मतलब एक स्पिरिट। इस स्पिरिट को देखने के बाद हमारा केटेल काफी खुश हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या एक समन, ये तो काफी बढ़िया है। वर्नहाउस लैंड के ऊपर जितने भी क्रिएचर थे वो सभी काफी अजीब थे। कुछ क्रिएचर तो ऐसे थे जिन्हें मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सच में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेरिबल थे। लेकिन अगर मैं इस क्रिएचर की बात करूं तो ये उन सभी से अलग है। एक फायर बुल, ये तो सच में एक स्पिरिट है जिसके बारे में मैं हमेशा इमेजिन करता हूँ। केटेल के इतना सोचने के साथ ही मार्सेलिया बोलती है, पाइगो अपने सामने खड़े एनिमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। इस बात को सुनकर पीगो बोलता है, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम्हारे साथ कांटेक्ट करना सच में मेरे लिए काफी ट्रबलसम है। तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया है ताकि मैं एक चूहे को मार सकूं। और गाइस, पीगो एक हाई ग्रेड का फायर स्पिरिट बीस्ट है। पीगो के बात को सुनकर मार्सेलिया बोलती है, शांत हो जाओ। ये बोलकर वो अपने मन में सोचती है, पीगो वो प्योर फ्लेम का प्रतीक है। इसके अलावा स्पिरिट जितना स्ट्रांग होता है वो उतना ही एंशिएंट होता है। मैं अपनी पूरी पावर का यूज करने के बाद भी पीगो को बहुत ही मुश्किल से बुला पाती हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक ऐसे सिचुएशन के लिए पीगो को यहाँ पर बुलाऊंगी। ये सोचकर वो पीगो से बोलती है, पीगो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा
पूरा करो। पीगो बोलता है ओ क्या मुझे अपने सामने खड़े इस पर्सन को मारना है बस। और हाँ, ये बातें बोलते हुए उसके भी पसीने छूट रहे थे। वो कैटेल को देखते हुए बोलता है क्या सच में ये कोई इंसान है। पीगो को ऐसा लग रहा था जैसे हमारा कैटेल उसे गुस्से में घूर रहा है, लेकिन रियलिटी के अंदर वो उसे काफी प्यार से देख रहा था। लेकिन तभी मार्सेलिया बोलती है इसने हमारे लैंड के ऊपर अटैक किया ताकि ये इसे अपने अंडर में ले सके, जाओ इसे मार डालो। इस बात को सुनकर पीगो बोलता है तुम लालची ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। इस बात को सुनकर हमारा कैटेल काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी सभी लोग उसे हेट कर रहे हैं। इसके बाद हम पीगो को देखते हैं जो काफी स्पीड के साथ कैटेल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो सीधा आकर कैटेल के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वहां पर होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। लेकिन जब धुंध हटती है तब हम देखते हैं हमारे कैटेल ने पीगो के हॉर्न को पकड़ रखा है। कैटेल ने बस अपने सिंगल हैंड का यूज करते हुए, वो भी काफी नॉर्मल पावर के साथ, पीगो को रोक दिया और यहाँ पर पीगो भी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या है। इसके बाद कैटेल स्माइल करते हुए बोलता है तुम जैसे किसी जानवर का फेस ये मुझे काफी सुकून देता है, और हाँ इसी वजह से तुम जैसे क्रीचर को मारने में भी मुझे काफी मजा आता है। कैटेल की ऐसी पावर को देखने के बाद मार्सेलिया एकदम डर गई थी क्योंकि उसे ये लगा नहीं था कि कैटेल का भी हाई ग्रेड के स्पीड बीस्ट का सामना कर सकता है। हम कैटेल को देखते हैं जो पीगो को अपने पंच के साथ हिट करता है, और कैटेल का ये पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसकी वजह से पीगो वो जंगल के अंदर घसीटता हुआ कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर तो जाता ही है। और इसी के साथ उस जंगल के अंदर होता है एक बहुत ही बड़ा विस्फोट। इस ब्लास्ट से हमारी मार्सेलिया भी नहीं बच पाती, वो तुरंत अपने घुटनों पर आ जाती है और कैटेल से बोलती है क्या आखिर ये सब क्या है। मेरे ख्याल से मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ क्योंकि ये रियल नहीं हो सकता। कैटेल मार्सेलिया के किसी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और बस चुपचाप सीधा उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। कैटेल को अपनी तरफ आता देख मार्सेलिया बोलती है प्लीज प्लीज मेरे लोगों को जाने दो। इस बात को सुनकर कैटेल बोलता है एल्फ मैं तुम्हारा एनिमी नहीं। इस बात को सुनकर मार्सेलिया काफी हैरान हो जाती है, वो बोलती है क्या तुमने क्या कहा। इसके बाद कैटेल उन्हें सारी बातें बताता है। ये सब बातें बताने के बाद वो लोग कैटेल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें ये बात पता चलती है कि सच में कैटेल उनका कोई एनिमी नहीं है। कैटेल की इन सी बातों को सुनने के बाद मार्सेलिया बोलती है मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत जज किया, हमने अपने ही चाइल्ड को वापस लाने वाले पर्सन को अपना एनिमी मान लिया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमें माफ कर दो, हमने सच में तुम्हारी इंसल्ट की है। कैटेल बोलता है नहीं कोई बात नहीं, जब तुमने ये कहा कि इंसान यहाँ तक पहुंच गए तब मैं सारी बातें समझ गया। खैर ये थोड़े दुख की बात है कि तुमने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया, वरना कभी हमारी फाइट होती ही नहीं। मार्सेलिया बोलती है क्या सच में तुम उन ह्यूमंस में से नहीं हो जो हमारा पीछा कर रहे थे। कैटेल बोलता है ये मेरा पहली बार है जब मैंने किसी एल्फ को देखा, क्योंकि व्हाइट वेस्टलैंड के अंदर तुम जैसा कोई भी नहीं रहता। इस बात को सुनकर मार्सेलिया बोलती है क्या व्हाइट वेस्टलैंड, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम दाइसन बारबेरियन हो। कैटेल बोलता है हाँ बाहरी लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। इस बात को सुनकर मार्सेलिया बोलती है इम्पॉसिबल, मुझे लगा नहीं था कि वहाँ पर कोई ह्यूमन भी सरवाइव कर सकता है, और अगर तुम उस लैंड से बाहर आए हो तो क्या इसका मतलब ये है कि और भी लोग वहाँ से बाहर आ सकते हैं। कैटेल बोलता है किसे पता, मुझे डाउट है कि कोई ऐसा करेगा भी कि नहीं। वेस्टलैंड के रूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ तक कि पावरफुल सरपेंट वो भी इन रूल्स को ब्रेक करने के बारे में कभी भी नहीं सोचता, और मैं वहाँ से बाहर आया सच में ये काफी रेयर है। इस बात को सुनकर मार्सेलिया बोलती है ओ ये तो राहत की बात है। कैटेल बोलता है वैसे तुम्हारे समन के बारे में क्या वो ठीक है, क्योंकि जब मैंने उसके ऊपर अटैक किया था तब मैंने उसकी बॉडी को 2 भागों में स्प्लिट कर दिया था। मार्सेलिया बोलती है चिंता मत करो, स्पिरिट नेचुरल बीइंग होते हैं, वो वापस स्पिरिट रेलम के अंदर लौट गया होगा तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसके अलावा हम तुमसे इतने रूड थे तो क्या इसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए, तुम जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। इस बात को सुनकर कैटेल बोलता है एक स्पिरिट हूँ तो फिर क्या एल्फ के अलावा कोई और भी इन स्पिरिट के साथ कांटेक्ट बना सकता है। मार्सेलिया बोलती है वेल ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हाँ ऑफ कोर्स ह्यूमन के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल है, और अगर तुम सच में किसी स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो तो एल्फ साग्राडो के पास जाओ। इस बात को सुनकर कैटेल बोलता है क्या एल्फ साग्राडो। मार्सेलिया बोलती है उस प्लेस के ऊपर एल्फ गॉड का रेसिडेंस है, तुम ऐसा बोल सकते हो कि सभी एल्फ का होली लैंड, अगर तुम वहाँ पर जाओ तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। इस बात को सुनकर कैटेल बोलता है एल्फ का होली लैंड, क्या मुझ जैसे किसी पर्सन को भी अंदर जाने की परमिशन है। मार्सेलिया बोलती है नॉर्मली तो नहीं, लेकिन अगर मैं इंट्रोडक्शन दूंगी तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें वो बताऊंगी कि वहाँ पर क्या है, लेकिन तुम उस बात को बस अपने तक ही रखना। ये बोलकर वो अपने हाथ में किसी चीज को समन करते हुए सोचती है एल्फ का होली लैंड एल्डो सेग्राडो, ये सभी एल्फ रिसर्चर की ड्रीम डेस्टिनी है, लेकिन अगर मैं किसी ह्यूमन को उसके पास जाने दूं तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता
सकता है वो हमारे लिए हमारी लाइफ से भी ज्यादा प्रीसियस है, जिसकी हमें प्रोटेक्शन करनी होगी। और कोई भी एल्फ कभी भी उस प्लेस के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन फिर भी ये सोचने के साथ वो अपने हाथ में क्रिस्टल को अपेयर करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ, लो इसे अपने साथ ले जाओ। केटेल उस आइटम को लेते हुए बोलता है, मैं इसे एक थैंक्स के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। मार्सेलिया बोलती है, हाँ भले तुम उनके पास चले जाओ, लेकिन ये हो सकता है कि वो तुम्हारा टेस्ट लें, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम उस टेस्ट को पास कर जाओगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। केटेल बोलता है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। मार्सेलिया आगे बोलती है, मैं लीफ ट्राइब की क्वीन हूँ और मेरा नाम है मार्सेलिया। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? केटेल बोलता है, मेरा नाम है केटेल, केटेल द बारबेरियन। केटेल के बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम केटेल को ही देखते हैं जो अपने पावर का यूज करते हुए जंगल के अंदर काफी स्पीड से भाग रहा था। वो भाग नहीं रहा था बल्कि जंगल में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर छलांग मार रहा था। इसके बाद हम बॉर्डर ऑफ द वारकन टेरिटरी गेहेंट किंगडम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गार्ड जंगल की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर वो क्या है जो इतनी स्पीड के साथ हमारी तरफ आ रहा है? क्या कोई मॉन्स्टर? फिर हम वारकन टेरिटरी के हेड गार्ड को देखते हैं जो सभी से बोलता है, सभी लोग अपने वेपन को लेकर तैयार हो जाओ। उनके इतना बोलने के बाद हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जिसके अंदर से हमारा केटेल भागता हुआ इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो सीधा आकर इन सभी के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर केटेल के हुली और उसके कपड़े को देखने के बाद हेड गार्ड और वहाँ पर जितने भी सोल्जर थे वो सब एकदम घबरा जाते हैं। तभी केटेल उन सभी से बोलता है, हेलो आखिरकार आप लोग कैसे हैं? मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वो गार्ड केटेल की बातों का कोई भी जवाब नहीं देते और अपने मन में सोचते हैं, इसकी आवाज तो बहुत ही ज्यादा लाउड है, आखिरकार ये पर्सन है कौन? ग्रे हियर, चेस्ट पर एक स्कार, नो वे, ये वो नहीं हो सकता, द एशियन बारबेरियन। वो लोग ये बातें सोच रहे थे तभी केटेल उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। केटेल को अपनी तरफ आता देख कैप्टन चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे रुक जाओ, अगर तुमने हमारे पास आने की कोशिश की तो हम सभी लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है, मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग शांत हो जाएं, क्योंकि मैं आपका कोई एनिमी नहीं। हेड गार्ड बोलता है, आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए हो? उनके बात को सुनकर केटेल सामने की तरफ इशारा करता है। स्टार्टिंग में वो उसकी बात को समझ नहीं पाते, लेकिन फिर उन्हें थोड़ा रियलाइज होता है। वो अपने पीछे देखते हुए बोलते हैं, क्या ये वॉल? केटेल बोलता है, हाँ इस वॉल के पीछे आपकी जो टेरिटरी है मैं उसे विजिट करना चाहता हूँ। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम केटेल को देखते हैं जो एक चेयर के ऊपर बैठा था और कैप्टन जो उससे सवाल पूछ रहे थे। कैप्टन केटेल से बोलते हैं, तुमने कहा कि तुम इस टेरिटरी को विजिट करना चाहते हो, आखिरकार तुम्हारा गोल क्या है? केटेल बोलता है, कुछ खास नहीं, मैं बस यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकूंगा, और हाँ मुझे नहीं पता कब तक, बस मैं रुकूंगा। हेड गार्ड बोलते हैं, ओ ऐसी बात है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और गाइस मैं इन्हें कैप्टन कहूंगा, वो ज्यादा सही लगता है। कैप्टन की बात को सुनकर केटेल बोलता है, मेरा नाम केटेल है। कैप्टन बोलते हैं, वैसे तुम्हारे पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसी कोई चीज है, जैसे कि आईडी या कुछ और? उनके बात को सुनकर केटेल बोलता है, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ये बोलने के साथ ही केटेल को याद आता है मिलेना का दिया हुआ पेंडेंट। केटेल उसे टेबल पर रखते हुए बोलता है, क्या ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए इनफ है? कैप्टन उस पेंडेंट को देखते हुए बोलते हैं, आखिर ये है क्या? केटेल बोलता है, ये आकाश फैमिली का क्रेस्ट है, मुझे ये उन्हीं की ब्लड लाइन में से एक पर्सन ने दिया था। इस बात को सुनकर कैप्टन बोलते हैं, क्या आकाश फैमिली? वो तो डेनियन किंगडम की एक मर्चेंट फैमिली है। केटेल बोलता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? कैप्टन बोलते हैं, हाँ ये एक ऐसी फैमिली है जो हाल ही में काफी ज्यादा फेमस हो रही है। कुछ साल पहले जब उनके नए हेड ने फैमिली को टेक ओवर किया तभी से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ रही है। केटेल बोलता है, हाँ मैं समझ गया, वैसे क्या आप इसे आइडेंटिटी वेरीफाई के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे? इस बात को सुनकर कैप्टन बोलते हैं, इसे देखकर ये नहीं लगता कि ये फेक है, लेकिन इसे कंफर्म करना भी काफी मुश्किल है। हालांकि ये कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है चलो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। उनके बात को सुनकर केटेल बोलता है, क्या एक कंडीशन? कैप्टन बोलते हैं, हाँ एक कंफर्मेशन कि तुम हमारे लिए कोई खतरा नहीं हो। इसके बाद कैप्टन केटेल को बताते हैं कि 3 और लोग हैं जो इस टेरिटरी के अंदर एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, और कैप्टन की कंडीशन ये है कि केटेल को उन सभी के साथ मिलकर इस टेरिटरी के एक पास वाले डंजन को क्लियर करना होगा। कैप्टन की इन सभी बातों को सुनने के बाद केटेल बोलता है, एक पार्टी के साथ काम करना ये तो उतना बुरा भी नहीं, ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। कैप्टन बोलते हैं, हाँ लेकिन मेरी एक और कंडीशन है। डंजन को क्लियर करने के बाद अंदर
अंदर जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसकी रिपोर्ट देनी होगी। इस बात को सुनकर केटल बोलता है मैं समझ गया, आप यहाँ पर सभी की रिपोर्ट चाहते हैं। वैसे किसी सस्पिशियस पर्सन के ऊपर नजर रखना ये उतना भी बुरा नहीं, आप सच में काफी होशियार हैं। केटल की बात को सुनकर कैप्टन बोलते हैं तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, क्या तुम सच में एक बारबेरियन हो? केटल बोलता हाँ बिल्कुल मैं हूँ द बारबेरियन। कैप्टन अपने मन में सोचते हैं क्या बारबेरियन, मुझे तो ये लग रहा था कि ये बस एक क्रूअल स्पीसीज है। वो केटल से बोलते हैं तुम वो पहले बारबेरियन हो जिनसे मैं मिला। तो फिर चलिए इस बातचीत को यहीं पर एंड करके आगे बढ़ें। कैप्टन के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक पर्सन को देखते हैं जो बोलता है भले ये लॉ है लेकिन फिर भी क्या तुम एक रेड मॉन्स्टर डंजन के अंदर जा रहे हो जो बस लोगों के पाउच के ऊपर अटैक करते हैं? सच में ये कितना बेकार है। और गाइस इसका नाम है एलेसेंडो टायरानस, तो मैं आगे से इसे एले कहूंगा। हम एले के सामने एक और पर्सन को देखते हैं जो गुस्से में बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे थे? तुम सच में बहुत ही बड़े कमीने हो, किसी और ने तुम्हारा पाउच चुराया तो तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो। हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एक थीफ है जिसका नाम है कासन हारक, तो मैं आगे से इसे कासन कहने वाला हूँ। कासन के बात को सुनकर एले बोलता है एक चोर की हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, मैं एक पालाडिन हूँ। और गाइस ये थोड़ा नॉर्मल सी बड़ी फैमिली के अंदर आते हैं। एले की बात को सुनकर कासन बोलता है ओ मुझे लगा नहीं था आजकल के प्लाडियन इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तुम तो बस एक डरपोक से पर्सन हो जो खुद को वॉरियर कहता है। अगर मैं सच कहूँ तो तुम भी मेरी तरह एक लो लेवल के पर्सन हो। टायरानस आखिर ये किस तरह का सरनेम है? मैंने तो आज से पहले कभी भी इतने बेकार सरनेम के बारे में नहीं सुना। कासन की इन बातों को सुनकर एले को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में अपनी शॉर्ट को बाहर निकालते हुए बोलता है बस बहुत हुआ। उसके बाद को सुनकर कासन बोलता है ओ अब तुम क्या करने जा रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? ये बोलकर कासन भी अपने नाइफ को बाहर निकालता है जिसके अंदर पॉइजन लगा हुआ था। और यहाँ पर ये दोनों आपस में फाइट करते उससे पहले एक लेडी उन दोनों को रोकते हुए बोलती है प्लीज तुम दोनों रुक जाओ। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है ये सोचना कि मुझे इनके साथ एक डंजन के अंदर जाना होगा, सच में ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है ये केलोसिया की क्लर्क और इसका नाम है हेस। वो अपने मन में सोचती है वैसे डंजन के अंदर 4 लोग जाने वाले हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक और आएगा, मैं बस ये होप करती हूँ कि वो इन लोगों से बेटर हो। हेस के इतना सोचने के साथ ही कैप्टन वहाँ पर आते हुए बोलते हैं लास्ट पर्सन आ चुका है। इस बात को सुनकर कासन बोलता है मुझे यकीन है वो पर्सन मेरी तरह होगा। कैप्टन बोलते हैं तुम खुद ही देख लो। कैप्टन के ये बोलने के साथ ही केटेल आगे बढ़ता है और उस रूम के अंदर एंटर करता है। वहाँ पर केटेल की हाइट और उसके कपड़ों को देखने के बाद वो तीनों थोड़े हैरान हो जाते हैं। तभी केटेल उन सभी से हंसते हुए बोलता है क्या तुम लोग हो मेरी पार्टी के मेंबर? केटेल को देखते हुए एले अपने मन में सोचता है आखिर ये कितना बड़ा है। वहीं हेस अपने मन में सोचती है क्या सच में ये कोई ह्यूमन है? सबसे लास्ट में कासन सोचता है ये प्रेशर, आखिर ये प्रेशर कैसा? उन तीनों के इतना सोचने के साथ ही केटेल उन सभी से हंसते हुए बोलता है मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। हम कैप्टन को देखते हैं जो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं तुम सभी लोग आपस में बात करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। कैप्टन के वहाँ से जाने के बाद केटेल सभी से बोलता है चलो हम लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, मैं हूँ बारबेरियन द केटेल। और गाइस इन्हें ऐसा लग रहा था कि इसका नाम बस बारबेरियन केटेल है, इन्हें ये नहीं पता था कि ये एक रियल बारबेरियन है। केटेल के बात को सुनने के बाद कासन बोलता है मैं हूँ कासन हार्क, एक थीफ। इसके बाद एले बोलता है मैं हूँ एक प्लेडियन। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है क्या एक प्लेडियन, इसका मतलब आप तो होली पावर का भी यूज करते होंगे। इस बात को सुनकर एले घबराते हुए बोलता है हाँ ये नॉर्मल है लेकिन मैं एक स्पेशल प्लेडियन हूँ इसी वजह से मैं इसका यूज नहीं करता। केटेल बोलता है ओ ऐसी बात है। सबसे लास्ट में हम हेस को देखते हैं जो बोलती है मैं गॉड ऑफ लाई एंड डिसिट को सर्व करती हूँ, मेरा नाम है हेस, केल्सियो की एक क्लर्क। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है एक क्लर्क, तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे तुम एक क्लर्क हो लेकिन फिर भी क्या यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी की कोई जरूरत है? हेस बोलती है वेल ऐसा इस वजह से क्योंकि मैं झूठ और धोखे की गॉड को सर्व करती हूँ और हाँ लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वो सभी लोग इसी तरह से आपस में बातें कर रहे थे तभी कैप्टन गेट को ओपन करते हुए बोलते हैं सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हम जा रहे हैं। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। कैप्टन उन सभी को एक डंजन के सामने लाने के बाद बोलते हैं हम पहुंच गए, ये है इस डंजन का एंट्रेंस। ये एक 3 फ्लोर वाला डंजन है जहाँ पर 100 मॉन्स्टर पाए जाते हैं। तुम्हें इस डंजन को क्लियर करके सबूत के साथ वापस आना है। कैप्टन के बात को सुनने के बाद केटेल बोलता है चलो हम रेड को स्टार्ट करें, अगर यहाँ पर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो तुम मुझे अभी बता
सकते हो। केटेल की बात को सुनकर कासान बोलता है सर केटेल। केटेल बोलता है देखो तुम्हें मुझे सर बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि वैसे भी हम एक ही टीम के अंदर हैं। इस बात को सुनकर कासान बोलता है वेल अगर ऐसी बात है तो फिर केटेल आप एक वॉरियर हैं तो आप फ्रंट लाइन में रहेंगे, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ट्रेप्स को चेक करूंगा, और अगर इस सिस्टर की बात करें तो ये हम सभी को सपोर्ट करेगी क्योंकि ये अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए पीछे से हम सभी को बफ या हील कर सकती है। इस बात को सुनकर केटेल बोलता है हाँ मैं समझ गया, ठीक है तो फिर चलो इस डंजन के अंदर चलते हैं। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो चारों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए हेस अपने मन में सोचती है यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा है कि मैं ठीक से देख भी नहीं सकती, इसके अलावा यहाँ पर तो कोई नॉर्मल ट्रैप भी नहीं है, ये सच में बहुत ही सस्पिशियस है। हेस के इतना सोचने के बाद हम कासान को देखते हैं जो अपने सामने की चीज को देखने के बाद थोड़ा हैरान हो जाता है। वो केटेल को रोकते हुए बोलता है रुको सामने मॉन्स्टर है। केटेल बोलता है क्या मॉन्स्टर, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कासन बोलता है क्या तुम फ्लोर पर पड़े उस बोन फ्रेगमेंट को देख सकते हो, वही है स्केलेटन। ये बोलने के बाद कासन अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, उस कैप्टन को शुरू से इस डंजन के बारे में सब कुछ पता था। ये डंजन सिर्फ हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए नहीं है बल्कि ये तो बाहर के लोगों से छुटकारा पाने का एक आसान सा तरीका है। कासन ये बात सोच रहा था तभी केटेल बोलता है क्या तुम इस स्केलेटन की बात कर रहे हो। कासन बोलता हाँ ये स्केलेटन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होते हैं, अगर हम उनके बॉडी पार्ट को कट कर दे फिर भी उन्हें कुछ नहीं होगा, और चूंकि वो बस बोन से बने होते हैं इसलिए उनका डिफेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इस डंजन की डिफिकल्टी लेवल मेरे सोच से भी कहीं ज्यादा है। इसके अलावा सिस्टर तुम अपनी पावर को तैयार रखो, वॉरियर तुम अपने शील्ड को उठाओ, और केटेल तुम भी तैयार हो जाओ, हमें फाइट के दौरान एक ओपनिंग को ढूंढकर इसे मारना होगा। इसके अलावा इनकी गर्दन काफी कमजोर है इसी वजह से सभी लोग वहीं पर निशाना लगाना। कासान के इन सभी बातों को सुनने के बाद केटेल बोलता है ओ मैं समझ गया। ये बोलकर वो स्केलेटन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। केटेल के आगे बढ़ने के साथ ही जमीन पर पड़ा हुआ स्केलेटन धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है। स्केलेटन को देखने के बाद जो हेस थी वो वहाँ पर इंचेंटमेंट करने लगती है ताकि वो अपने मैजिक का यूज करते हुए सभी की मदद कर सके। फिर हम वापस से उसी स्केलेटन को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए केटेल के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन केटेल उसे बस एक नॉर्मल सा पंच मारता और जी हाँ इसी के साथ वो मॉन्स्टर मारा जाता है। यहाँ पर केटेल को ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहीं केटेल की ऐसी पावर को देखने के बाद पीछे खड़े बाकी तीनों भी काफी हैरान होते हैं, हैरान ही नहीं बल्कि वो काफी घबराए भी होते हैं। फिर हम केटेल को देखते हैं जो स्माइल करते हुए बोलता है कासन जैसा कि तुमने कहा था अगर हम एक ही बार में इसका सर तोड़ दे तो सच में ये हिलना बंद कर देता है। केटेल की बात को सुनकर कासान बोलता है हाँ तुमने सही कहा। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है लेकिन मेरे कहने का मतलब तो ये नहीं था। इसके बाद हमें बताया जाता है जो स्केलेटन है वो बोन से बने एक क्रीचर होते हैं, और जो स्केलेटन की बोन होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, यहाँ तक कि अगर कोई स्किल्ड स्वॉर्डमैन है वो भी इन्हें इतनी आसानी से डिफीट नहीं कर सकता, और अगर वो ओरा का यूज ना करे तो इन्हें डिफीट करना इम्पॉसिबल होगा। इसके अलावा ये स्केलेटन डंजन के अंदर मौजूद माना का यूज करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इन्हें डिफीट करने का बस एक ही तरीका है कि बार बार इनके गर्दन के ऊपर अटैक करके उसे अलग कर दो। गर्दन को तोड़ने के अलावा तुम इनके सर को फोड़कर भी इन्हें मार सकते हो, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है। फिर हम कासन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है जब मैंने इसे स्टार्टिंग में देखा था मुझे उसी समय पता चल गया था कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, लेकिन सच में मुझे ये नहीं लगा था कि ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या ये सच में कोई ह्यूमन है? कासन के सोचने के बाद हम केटेल को देखते हैं जो सभी से बोलता है चलो चलें। इस बात को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ भागते हुए बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल चलो चलें। केटेल बोलता है देखो तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं। उसके बाद को सुनकर सभी लोग अपने मन में सोचते हैं हम यहाँ पर मरना नहीं चाहते और हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम तुम्हारे साथ रहें। तो इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। और हाँ अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो 10-15 कमेंट करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।